नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में कहानी एकादशी में संकलित रोज कहानी की समीक्षा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने रोज कहानी के रचनाकार अज्ञे के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्पष्ट किया था। अज्ञेकृत रोज कहानी शुरू में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। यह उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें कुल 4 पात्र हैं: मालती, महेश्वर, मालती महेश्वर का बेटा टिट्टी और लेखक जो मालती का मित्र है। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। इसलिए इस कहानी का रोज शीर्षक सर्वथा उपयुक्त शीर्षक माना गया है। विवाह उपरांत मालती के जीवन में आई नीरसता, उदासीनता को पाठक वर्ग के सामने रखा गया है। लेखक ये कहना चाहता है कि भारतीय नारी पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो ताकि स्वतंत्र जीवन जी सके, जिससे उसका जीवन उसके स्वयं के लिए बोझ न हो। रोज एक सकल परिवार की कहानी है, एकल परिवार की कहानी है, जिसके पात्रों में एक हाउसवाइफ या गृहिणी, एक जैसी दिनचर्या वाला डॉक्टर पति और एक बच्चा जिसका हमने जिक्र किया। मालती, महेश्वर और टिट्टी नाम है। मालती का पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में डॉक्टर है। तीनों एक सरकारी घर में रहते हैं। डॉक्टर रोज सुबह 7 बजे अस्पताल जाता है और 1:30-2 बजे तक लौटता है और शाम को एक बार फिर रोगियों को देखने के लिए अस्पताल जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद घर में मालती रोज ही निश्चित दिनचर्या को यंत्रवत निपटाती है, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई। मालती की दिनचर्या पति से पहले सोकर उठना, घर की साफ सफाई करना, नाश्ता खाना तैयार करना, बच्चे की देखभाल करना, पति का इंतज़ार करना आदि है। और यह एक उसका निश्चित दायरा है जो हमेशा उसे ये कार्य करने होते हैं। आज कल परसों हर रोज़ वही काम। लेखक मालती के घर में पैर रखते ही महसूस करता है मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्शीय किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपे और घना सा फैल रहा था। लेखक मालती को सखी कहता है क्योंकि वह उसके साथ ही बचपन बिता चुका है। हंसता खेलता और बाल्यकालीन शरारतों से भरा पूरा उसके मस्तिष्क में मालती की वही वाचालता वाली छवि अंकित है। पर अब उसकी शादी के इतने ही दिनों बाद जब लेखक अपनी कजिन सखी के घर पहली बार आया है, महसूस करता है शादी के महज 3-4 सालों में ही मालती के भीतर की सारी नमी जैसे सूख गई है। इतने दिनों बाद मिलने पर भी उसके भीतर कोई हलचल नहीं, उसके भीतर कोई भावावेग दिखाई नहीं देता। मालती अपने उस यांत्रिक जीवन में इतने गहरे तक जकड़ी हुई है कि अपने बाल सखा से उसका हालचाल तक नहीं पूछती। वह अपने अति परिचित से बार बार देखे हुए दृश्य में इतने गहरे तक समाहित है कि कोई नयापन उसे महसूस नहीं होता है। रोज में हर एक दृश्य मालती की आंखों के सामने इस प्रकार निकलता है जैसे कि दैनिक अखबारों में छपे मामूली से विवरण जिन्हें हम रोज ही पढ़कर भूल जाते हैं। रोज का पुनर्पाठ शीर्षक लेखक में एक लेखक लिखता है, रोज कहानी में मालती की जीवन स्थिति भी जैसे उसकी नीति बन चुकी है, लेकिन उस स्थिति पर अज्ञे
जैसे ही एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वैसे ही वह जिंदगी मानो छटपटा कर एक कहानी में बदल जाती है। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हम स्वयं देर तक छटपटाते रहते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हम मालती के भीतर की छटपटाहट को देखते नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे मौजूद उस अलक्षित तंत्र को भी देख लेते हैं, जो किसी अभिशाप की तरह, किसी अशुभ छाया की तरह पूरे परिवार पर, विशेषकर मालती पर हावी है। वह छाया लेखक को बार बार दिखाई पड़ती है। वह कहता है, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। लेकिन ये छाया सिर्फ लेखक को ही क्यों दिखाई पड़ती है? मालती का पति माहेश्वर लगातार साथ रहते हुए भी उस छाया को क्यों नहीं देख पाता है? यह एक बड़ा सवाल है। और आज के संदर्भ में देखें तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर घर में दिखाई देता है, जो यांत्रिकता का जीवन जी रहे हैं। माहेश्वर, जो कि संबंध के लिहाज से मालती के सबसे निकट का व्यक्ति है, क्योंकि वह उसका पति है, वह मालती की रोजमर्रा की घुटन और दारुण तकलीफ को नहीं देख पा रहा है। दूसरी तरफ लेखक को इसकी अनुभूति घर में पैर रखते ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेखक मालती को मित्रता की दृष्टि से देखता है। मित्रता में बराबरी, समानता और सहधर्मिता का भाव होता है। मित्र की दृष्टि वस्तुतः एक जनतांत्रिक दृष्टि होती है। लेखक कहता है, मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। रोज वस्तुतः सामंती समाज व्यवस्था द्वारा नियंत्रित उस एकल परिवार की कहानी है, जो भारत के नवीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संयुक्त परिवार के टूटने से अस्तित्व में आया है। इस एकल परिवार को संयुक्त परिवार की भीड़ भाड़ या की अति सामाजिकता से छुटकारा मिला। व्यक्ति स्तर पर जीने की सुविधा और स्वतंत्रता हासिल हुई, परंतु साथ ही इसने सामूहिक जीवन पद्धति में प्रवाहमान सामाजिकता और उत्पादनशीलता खो दी है। संयुक्त परिवार में सभी मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे ही परिवार टूटने लगा, एकल परिवार में व्यक्ति अपने तक केंद्रित हो गया और धीरे धीरे परिवार टूटने लगे और व्यक्ति के जीवन में भी यांत्रिकता घर करने लगी। इस कहानी में दूसरी तरफ जीवन प्रणाली के स्तर पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। संयुक्त परिवार से अलग होकर उसकी अच्छाइयाँ तो उसके साथ नहीं आ सकी, लेकिन सामंती समाज और परिवार तंत्र की सारी बुराइयाँ उसके साथ लगी रही। ज्ञान, पैसा और सुविधा के स्तर पर जिंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाने पर भी संस्कार, सोच और व्यवहार के स्तर पर वह पहले जैसा ही बना रहा। तीसरे, औपनिवेशिक पश्चिमी शिक्षा ने उस पारंपरिक श्रम और उत्पादन से लगाकर मूलतः असामाजिक और सृजनहीन बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वह औपनिवेशिक औद्योगिक तंत्र के उत्पादनहीन मशीनी पूंजी में बदल दिया गया। औपनिवेशिक अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने यही नहीं कि केवल भारत के पारंपरिक घरेलू उद्योग को अपने फायदे के लिए तहस नहस कर दिया, बल्कि उसके साथ ही उसने यहाँ की श्रम संस्कृति को भी एक सिरे से ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी उसने इसलिए किया ताकि अपने लिए सस्ते मूल्य पर बौद्धिक मजदूर तैयार कर सके। आज़ादी के साथ 60 साल बाद भी हमारे देश का पढ़ा लिखा तबका व्यावहारिक स्तर पर वस्तुतः वही बौद्धिक मजदूर है, जो अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर पश्चिमी देशों के लिए काम करता है। फिर चाहे वह डॉक्टर हो कि इंजीनियर, स्कॉलर हो कि टेक्नीशियन या कि वैज्ञानिक, अंततः उसकी स्थिति मजदूर गुलामों जैसी ही है। वह पढ़ता तो है देश और देश की जनता के खर्चे पर, लेकिन अपनी सेवाएं देता है पश्चिमी देशों को। भारत में अपने समस्त आधुनिक प्रयत्नों के बावजूद औपनिवेशिक फायदे के लिहाज से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दिलचस्पी कभी इस ओर नहीं रही कि भारत की जनता अपने पारंपरिक सामाजिक गतिरोधों को पार करे
उल्टे कभी छिपे तौर पर तो कभी खुलकर उन्होंने यहाँ के सामंती तंत्र का पोषण किया और जमींदारी प्रथा को औपनिवेशिक शोषण के स्थानीय औजार में बदल दिया। कहानी में मालती का पति एक डॉक्टर है, स्थानीय डिस्पेंसरी का सरकारी नौकर, और इसलिए वैज्ञानिक सृजनशीलता, स्वतंत्रता और स्वतः स्फूर्त सामाजिक प्रतिबद्धता से दूर उसका काम मूलतः कलरव को जैसा है। मूलतः यह कहानी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुए व्यक्तिवादी जीवन की विसंगतियों की ओर संकेत करती है। आधुनिक जीवन व्यवस्था ने मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया है। आधुनिक मध्यवर्गीय मानव एकाकी जीवन जीने को विवश है। इस एकाकी जीवन की अपनी समस्याएं हैं। ऊब, एकरसता, हताशा, संबंधों का ठंडापन, जीते रहना उसकी मजबूरी है। वह स्पीडोमीटर की भांति जीवन पथ को मापने का भाव शून्य यंत्र मात्र रह गया हो। अब कोई मर मुरझाए तो ख्याल ही नहीं रहता पहले रात भर नींद नहीं आती थी। कितने मूल्य बदल गए हैं। मालती के जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई चाह नहीं। जीवन को जैसे वह जीती नहीं, काटती है, मानो इस अनिश्चित समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। कदाचित समाज का यही वो हिस्सा है जिसे गैंग्रीन ने ग्रस लिया। आपको पहले जिक्र किया कि अज्ञे की यह कहानी पहले गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुई और उसके बाद में उसका नाम रोज दिया गया। शिल्प की दृष्टि से वैसे भी अज्ञे प्रयोगधर्मी रचनाकार रहे हैं। इस कहानी में शिल्प की नवीनता कहानी के प्रचलित मानदंडों को तोड़ती है। अपनी विषय वस्तु के समान ही कहानी विषादपूर्ण और एकरस सी प्रतीत होती है। कहीं कोई चौंकाऊ घटना नहीं, कहीं कोई मोड़ नहीं। सारा वृतांत एक नीरस चित्रावली के समान बेजान सा पाठक के सामने घटित होता रहता है। वस्तुतः सपाटता इस कहानी का प्राण है। कहानी में कथा तत्व शून्य सा है। वही कथा शून्यता जिसे नई कहानी के दौर में कथा का हरांश कहा गया था। कथा में कोई आदि, मध्य या चरम जैसी पारंपरिकता नहीं है। कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन के एक दिन का विवरण मात्र है। उसी तरह एक रस और उबाऊ नरेटर की अतिथि उपस्थिति भी उस ठहरे हुए जीवन में हलचल नहीं उत्पन्न कर पाती। एक वाक्य में कहा जाए तो यह कहानी जीवन के महाकाव्य का एक पृष्ठ मात्र है, उतना ही अलग थलग और अधूरा सा। भाषा की नीरवता, शैली का ठहराव, घटनाक्रम की शिथिलता पूरा रत्नावितान नीरसा है। जहाँ पर रात्रि का वर्णन है ऐसा लगता है जिस क्षण भर का विश्राम है, पर वहाँ भी शांति है। रचना वितान के स्तर पर कहानी परंपरागत ढांचे को तोड़ती है। आरंभ, चरम और अंत नहीं है। कहानी सपाट है, रोज ही होता है। वस्तुतः कहानी कोई निष्कर्ष या समाधान दिए बिना ही समाप्त हो जाती है। वास्तव में चेखव की इस कला को आगे चलकर नई कहानी के आलोचकों द्वारा कहानी के अंत को खुला रखकर कहना विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा अज्ञे की कहानी रोज, जो पहले गैंग्रीन नाम से अज्ञे प्रकाशित करवाना चाहते थे, गैंग्रीन नाम से सामने आई, लेकिन बाद में उसे रोज नाम से प्रकाशित किया गया। तो इस कहानी में मालती माहेश्वर टीटी और लेखक के द्वारा एक ऐसा चित्रण किया गया है जो वर्तमान संदर्भ में एकल परिवार में यांत्रिकता को सामने रखता है। इस तरह से हमने अज्ञे की कहानी रोज की समीक्षा की। धन्यवाद।